वो भी लिख सकते हैं। वो भी लिखा था उसमें। नॉर्मली इसका प्रॉफिट पे इफेक्ट लिखा होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? आपके सामने सर जी पेज नंबर 234 है दोबारा। बुक का पेज नंबर 234। कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन? चले फिर आगे चले। कल से रिलेटेड क्वेश्चन जाते जाते सर जी पेज नंबर 234 के एंड पे कल एक आखिरी रिक्वायरमेंट अभी रह गई थी। हेडिंग थी नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्ट ले लें बस सर। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के एंगल से बनाने थे, और उसको समझने के लिए हमने पेज नंबर 234 जरा पढ़ना शुरू किया था। अगर कभी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए तो नोट्स बनाने के लिए आपको 3 चीजें ढूंढनी होंगी। बस कर दें, स्टार्ट लिया करें, दोबारा रिवाइज करने एक नजर, फिर इसको अप्लाई करना आज हमने। सबसे पहले शेयर होल्डर्स को नोट्स में नेचर ऑफ चेंज इन पॉलिसी बताना है। नेचर का मतलब कि क्या चेंज आया है, वो भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। जो भी क्वेश्चन में चेंज आया होगा वो लिखना है। बी में फिर क्यों चेंज आया है। चेंज की 2 रीजंस हो सकती हैं, स्टैंडर्ड बदल गया हो या मैनेजमेंट ने अपनी चॉइस से पॉलिसी चेंज की हो, मोर रेलिवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए। और देन सी फिर इफेक्ट बताना होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की उन लाइन आइटम्स में जो लाइन आइटम्स आपकी पॉलिसी चेंज की वजह से इफेक्ट हुई हैं। लाइन आइटम्स का मीनिंग रिवाइज कर लें जरा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो हेडिंग्स जिनके सामने अमाउंट्स आ रही होती हैं। आए जरा स्टोरी को अप्लाई करते हैं लिख के। जरा रजिस्टर में आ जाए, आपने शायद हेडिंग लिख ली हुई है, कंपनी नेम, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। हेडिंग बना लें डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन पॉलिसी। पेज नंबर 233 पे जरा एक सेकंड चले जाए। ये फिगर जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो पहले 2 ए और बी पार्ट्स है, ये साथ साथ रखिएगा जरा में। पेज नंबर 235 पर ए और बी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में से मिलेगी। क्या चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, ये ना हमने चेंज करना है ना हमने चेंज किया होगा, ये हमें एग्जामिनर ने कहा होगा। तो हम एग्जामिनर के ही वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स अपने अकॉर्डिंगली आगे पीछे थोड़ा सा करके अगर जरूरत पड़े तो रीड्राफ्ट कर देंगे। तो जरा पेज नंबर 233 के एंड में जरा पढ़े क्या हुआ था। एक्सपेंसिंग बोरिंग कॉस्ट से हम कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो आए जरा एक इंग्लिश में सेंटेंस बना लें। पहली दफा मेरे कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन, तो एक दफा जरा मेरे साथ इंग्लिश लिख लें, बाद में इंशाल्लाह होपफुली इंग्लिश भी आप खुद से क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं। आए जरा थोड़ा सा सेंटेंस लिख लें। द कंपनी हैज, अच्छा वो हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है कि नेचर हेडिंग, बस वो नेचर और रीजन जो है एक पैराग्राफ फॉर्म में बस आपने लिख देना। तो आए लिख के देखते हैं। द कंपनी हैज changed its policy changed its policy from expensing borrowing cost
to capitalizing from expensing borrowing cost to capitalizing it in the cost of related assets. डेफिनेटली ये मैंने एक सेंटेंस आपके सामने बनाया, क्या इसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है? यकीनन हो सकता है। कहना मैं क्या चाहता हूँ ये सबको क्लियर है? मसलन क्या बात हो रही है कि हमने एक्सपेंस आउट से कैपिटलाइजेशन शुरू की, तो वर्ड्स की ड्राफ्टिंग आगे पीछे होना कोई इशू नहीं है। फिलहाल आप डेफिनेटली पहली दफा लिख रहे हैं तो मेरे साथ देख के लिख रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? तो ये क्या है? पेज नंबर 235 साथ साथ रखिएगा। ये नेचर है, नेचर ऑफ चेंज। क्या चेंज किया हमने? बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट होने करने के बजाय कैपिटलाइज किया। तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, होपफुली गेम सिंपल ही निकल आएगी। अब बी आ जाए, बी में क्या बताना? अब व्हाट इज द रीजन? दोबारा देखें 233 कि हमने अपनी मर्जी से चेंज किया है। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, द चेंज वाज मेड टू कंप्लाई विद द चेंज वाज मेड टू कंप्लाई with the requirements of revised IAS 23 और साथ इसका जरा नाम लिख दें, borrowing cost। The change was made to comply with the requirements of revised IAS 23। ठीक हो गया? ये क्या है? ये रीजन ऑफ चेंज है। रीजन ऑफ चेंज, आखिरी चीज क्या रह गई? नेक्स्ट लाइन लिखा, द इफेक्ट ऑफ change in accounting policy is as follows। Effect of change in accounting policy is as follows। अब ये जरा अमाउंट्स लिखनी है, तो ये जरा यहाँ तक इकट्ठे हो रहे, फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अगर मुझे पहले करवा दें तो बेस्ट रहेगा, जरा पहले सही तरह समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ। सी जरा एक सेकंड सामने रखने, सी डिस्क्लोजर था पेज नंबर 235 पे। नहीं, सी जो एंड में पड़ा था, जो इफेक्ट लेना वो लाइन आइटम्स पे लेना है। लाइन आइटम्स किस किस की? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की भी। तो एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें, पहले जरा आ जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑन, प्लीज लिखवा दीजिएगा पहले, एक मिनट समझ लें। इफेक्ट ऑन effect on line items of statement of the profit or loss लिख लें या comprehensive income लिख लें? effect on line items of statement of profit or loss, और फिर बाद में एक हेडिंग क्या आ जाएगी? effect on line items of statement of financial position। रहने दे सर, क्या हो गया? अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ए है, उसका आंसर जरा सामने रखना है। रिक्वायरमेंट ए जो सॉल्व की थी हमने रजिस्टर में, उसका आंसर सामने रखना है। सिर्फ कहाँ चेंज आया है, नहीं कहाँ की वजह से कहाँ चेंज आया है? फाइनेंशियल चार्जेस में चेंज आने से, इंटरेस्ट एक्सपेंस में चेंज आने से प्रॉफिट में चेंज आया। तो सिंपली हमने क्या लिखना है? नहीं सर, एक चांस तो दे, एक चांस तो दे।
इंक्रीज इन इंक्रीज इन है डिक्रीज इन है? इंटरेस्ट एक्सपेंस पहला कॉलम जरा देखें, एक सेकंड ए सामने रखें। अगर इंक्रीज हो तो इंक्रीज लिखना है और अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज लिखना है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठहर इन डिक्रीज इन, इंक्रीज इन है या डिक्रीज इन है? प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ है, कितने से कम हुआ है? अब 3 साल है, 2001 है, 2 है, 3 है। अपने जरा सेकंड रिक्वायरमेंट का आंसर सामने रखें, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम जो आपने बनाई, प्लीज रखें सर, प्लीज सर, आंसर सामने। सेकंड रिक्वायरमेंट वही है ना? क्या बनाया था सेकंड रिक्वायरमेंट? ये जो बेटा डिस्क्लोजर है ना लाइन आइटम्स वाले, ये गौर से मेरे वर्ड सुनना है, ये आपने कंपैरेटिव ईयर के एंगल से बताने होते हैं। वजह देखिए 2003 की फिगर्स क्या फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर्स के पास जा रही हैं? क्या पिछले सालों की फिगर्स पहले भी शेयर होल्डर्स के पास जा चुकी हैं? क्या वो डिफरेंट थी जो गई थी? क्या 2003 की फिगर्स पहली दफा ही चेंज होके जाएंगी? क्या ये फिगर्स उनके पास पहले भी हैं? ये भी ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट को हम फाइनल करके फिर शेयर होल्डर्स तक भिजवाएंगे। तो सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स की डिस्क्लोजर की फिगर्स इसलिए बतानी होती हैं कि वो पहले कुछ और थी और अब कुछ और जाएंगी, उनमें जो चेंज आया है वो हमने शेयर होल्डर्स को बताना है। एक बात जरा और बीच में ऐड कीजिएगा, जरा बोर्ड पे देखें। ये जिस वक्त हमने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाई थी तो मैंने डेफिनेटली फिगर्स लिखते हुए ये ब्रैकेट्स बनाई थी और एग्जाम में हम बनाएंगे, हमने वर्किंग्स दिखानी एग्जामिनर को। लेकिन जब शेयर होल्डर्स को ये फिगर्स जाएंगी तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होती हैं उसमें इस तरह से वर्किंग्स प्लस माइनस वाली नहीं होती हैं। उसमें सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा, एक सेकंड बोर्ड पे देखा जरा, 464 नजर आ रहा होगा और 397 नजर आ रहा होगा और उसके ऊपर यकीनन रीस्टेटेड नजर आ रहा होगा। अब क्वेश्चन देखिए जरा एक सेकंड, ये पेज नंबर 384। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2002 की प्रॉफिट की फिगर क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2002 की प्रॉफिट की फिगर क्या है? 380,000 और यहाँ कितनी नजर आ रही है? अब ये जो डिफरेंस है ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में प्लस माइनस करके शेयर होल्डर को नहीं मिलेगी। ये फिगर फिर हम नोट्स में उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। हम ऐसे एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे जैसे बनाया है, लेकिन शेयर होल्डर्स को ये फिगर अलग बताने की रीजन बता रहा हूँ कि उन्हें कहाँ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, नोट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्या बताना वैसे यही है? क्या 17,000 से फिगर बदली है? सर जी फिगर बदली है सर। क्या चेंज आया है? इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा है कम हुआ है? लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपने सिर्फ किस ईयर की देनी है, करंट ईयर की क्यों नहीं देनी है? वो पहली दफा शेयर होल्डर के पास फिगर्स आ रही हैं, पुरानी फिगर्स ये 2002 या उससे पहले की होती, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक ही साल कंपैरेटिव बना रहे हैं इसलिए सिर्फ आपके सामने कौन सी फिगर प्रेजेंट कर रहा हूँ, 17,000। क्लियर है सारे? ना 2003 लिख रहा हूँ ना 2001 लिख रहा हूँ। 2003 क्यों नहीं लिख रहा, एक क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि एक की प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें जरा, वहां 2 सालों का कंपैरेटिव है तो वहां 2 सालों के कंपैरेटिव बना देंगे, लेकिन नॉर्मली 1 साल का कंपैरेटिव भी सफिशिएंट होता है। कल मैंने आपसे ये कहा था कि मैं जरा अभी बातें आपके साथ पूरी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो हर एंगल से बात करने के लिए मैं कंपैरेटिव ज्यादा भी बना रहा हूँ, वरना ये डिस्क्लोजर सिर्फ एक कंपैरेटिव ईयर सफिशिएंट होता है। सही है? एक लाइन में और लिख दूं जरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिक्रीज होने से कोई और भी फर्क पड़ा है? इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है सर? तो ये चीजें मुश्किल नहीं है, बस नहीं है। आई होप कि कोई इशू वाली बात नहीं। कहाँ से देख के फिगर्स लिखी है मैंने? रिक्वायरमेंट ए से देखी है मैंने, वहां लिखा हुआ है, बस उसको सिर्फ प्रेजेंट करना हमें पता होना चाहिए। नोट करना, फिर मैं स्टेटमेंट फाइनेंशियल क्वेश्चन बनाता हूँ।
ये पैसा लेकिन वो चेंज जो है प्रॉफिट एंड लॉस में नजर नहीं आ रहा है, तो ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन आइटम्स में चेंज बता रहा हूँ। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चेंज है वो हमने 2001 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो 1 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं है। क्या ये हमेशा डिक्रीज और इंक्रीज ही होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इस वक्त एक्सपेंस डिक्रीज है जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज है। जी सर, नहीं बेटा ये ये कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो है नहीं। ये क्या है? ये तो सिर्फ चेंज है, चेंज है। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रीस्टेटमेंट होने से चेंज आया, ये बता रहे हैं। वो जो 380 था उसकी जगह 397 हो गया है, और जो चेंज की फिगर है भाई ये तो चेंज है। जी सर, 2003 बट अब फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर्स के पास जानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये ड्राफ्ट है, ये 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होने लगी थी कि पॉलिसी चेंज हो गई है और हम फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ही भेजने लगे हैं। 2003 की फिगर्स फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर्स को मिलेंगी चेंज होके, पुरानी उनके पास होंगी नहीं। लेकिन किन सालों की पुरानी भी होंगी? पिछले सालों की। तो पिछले सालों की जो पुरानी होंगी और हम उन पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स को अब चेंज करके जो भेज रहे हैं उनमें डिफरेंस बताना। जी नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर पेज एंड हो गया है, नेक्स्ट पेज हमारा ही है, आखिरी लाइन में अपने हेडिंग लिख ली है। एग्जाम में ये ना कीजिएगा, यहाँ डेफिनेटली सफा बचाना मिशन हुआ है। जी सर, ये जो इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाला डिस्क्लोजर है, ये जरा टफ हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो इसका मैं एक आसान सा तरीका बताने लगा हूँ, काइंडली हमेशा इसी तरह सोचना है। लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डिस्क्लोजर बनाते हुए आपने क्वेश्चन की पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है और अपने आंसर में से रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन निकाल लेनी है। आपके सामने अब दो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? क्वेश्चन वाली ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा और आपके रजिस्टर में रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो बनी हुई है ये सामने रखना। सिंपली कंपैरिजन करना है। किसका किससे कंपैरिजन करना है? पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नई के साथ। कहाँ कहाँ चेंज है नजर अब आना शुरू हो गया है अगर आप सही जगह देख लेंगे तो। क्या प्लांट में चेंज है? वंस अगेन सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स की बात हो रही है। अब यहाँ क्योंकि दो बने हुए हैं तो फिलहाल मैं जरा बातें समझाने के लिए जो कंपैरेटिव अवेलेबल है वो सारे डिस्कस करने लगा हूँ। बताएं मैं किस किस ईयर के एंगल से लिखूं? अभी इस तरह देख के ना लिखिएगा। 2002 एंड 1। प्लांट की फिगर्स कंपेयर करना शुरू करें, 1 से शुरू करने तरतीब से जरा। 1 में पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 3 लाख आ रहा है, आपके पास कितना आ रहा है? 15,000 से इंक्रीज है। अभी लिखता हूँ 2002 में पुरानी में कितना है? 4,50,000। पुरानी है कहाँ? क्वेश्चन में ये हुई ना बात। रिवाइज कहाँ है? रजिस्टर में 2002 में पहले फिगर थी 4,50,000, रिवाइज्ड है 4 लाख
82 मीन्स 82,000। क्या दोनों सालों में इंक्रीज है? कितना कितना है? 15,000 है, 32,000 है। वैसे कैलकुलेटर अलाउड है अगर जरूरत पड़े तो। बोर्ड पे देखें, इंक्रीज इन प्लांट है सर, इंक्रीज इन प्लांट है हमारी एडजस्टमेंट की वजह से। 2001 में 15,000 से और 2002 में 32,000 से। ऑब्वियसली अगर हम चाहें तो इनकी वर्किंग लिख सकते हैं, 3,15,000 माइनस 3 लाख, ऐसे ही है सर। और 2002 में फिगर्स कैसे आई हैं? 482,000 माइनस 4,50,000। फिलहाल इनिशियल है, पहला है, इसी तरह आप भी प्रेजेंट करना है, फिर दूसरी फिगर के बाद में करता हूँ। जी डन है सर। दोबारा ओरिजिनल एंड रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएं। क्या कोई और हेड भी है? रिटेन्ड अर्निंग्स ओरिजिनल क्या है? 2001 2001 2001 1,20,000। रिवाइज में 15,000 का, उसमें भी इंक्रीज है, ऐसे ही है सर। ओरिजिनल में 2002 में ओरिजिनल में 5 लाख और 532, तो वंस अगेन 15,000 और 32,000 ही का डिफरेंस है। और इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज ही है। क्या वर्ड्स आ गए? इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, increase in retained earnings 15,000 and 32,000, 135 minus 120, 532 minus 5 lakh, ऐसे ही 532। जी नुमान साहब फिलहाल जितने कंपैरेटिव में बना लें, मेरा ख्याल कुछ और क्वेश्चंस करना, फिर इंशाल्लाह एक फाइनल कंक्लूजन बनाएंगे कि फाइनली एग्जाम में बस कितना काफी है। फिलहाल मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना कंपैरेटिव अवेलेबल है वो साथ साथ करते रहे। मैं फिर एंड में इंशाल्लाह पहले अपने कॉन्सेप्ट सही क्लियर करना, फिर फाइनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड कर देंगे कि कितने सफिशिएंट है। ठीक है नुमान साहब? जी ओके जी प्लीज, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? तो ये सर क्या है? इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा और कुछ नहीं है। पेज नंबर 236 पे आ जाए। 5 मिनट एक छोटी सी बात और ऐड कर लें बीच में, फिर इंशाल्लाह ब्रेक करते हैं। पेज नंबर 236 में, पेज नंबर 236 के दरमियान में आ जाए। ना करें प्लीज, सीरियस रहें। जी फुरकान साहब सिंपली बस यही है। देन सर जी इस वक्त ये जो टॉपिक है पेज नंबर 233 पे, एक सेकंड जाएगा, इस टॉपिक की हेडिंग जरा देखें, एक सेकंड जाएगा पेज नंबर 233 के स्टार्ट पे। ये जो IAS सेट है इसमें 3 चीजें डिस्कस होनी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स और एरर्स। मैं अभी करूंगा इस तरह कि एक एक इनिशियली आसान आसान सवाल से तीनों कॉन्सेप्ट्स पूरे कर दूंगा कि पॉलिसी चेंज, एरर, एस्टीमेट क्या है। और जब ये चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिन्हें हम एंजॉय करेंगे। तो फिलहाल पेज नंबर 236 पे आके
एरर्स का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करना। तो हमारा जरा फोकस शिफ्ट हो गया है, पॉलिसी चेंज से किधर जा रहे हैं अब हम, एरर। लेकिन कौन से एरर्स? प्रायर पीरियड एरर्स। आपके पास एक हेडिंग है पेज नंबर 236, फुल कंसंट्रेशन पेज नंबर 236 के मिड में कहीं हम है, प्रायर पीरियड एरर्स के पैराग्राफ पे। आइए पहले जरा सा प्रायर पीरियड एरर क्या चीज होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा इंग्लिश का सहारा लेना। प्रायर पीरियड एरर is an error made in financial statements of one or more prior periods। prior periods का मीनिंग क्या है? पिछले सालों की बात हो रही। दोबारा सेंटेंस शुरू करें। prior period error is an error made in the financial statements of one or more, पिछले एक या एक कई सालों में errors होते रहे, but discovered in the current period after the publication of the financial statements of those periods। आराम आराम से। For example, in 2015 लिखा हुआ, we have discovered that the sale was overstated in 2001। अब ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे, वरना कोई भी एरर हो सकता है। अब सबसे पहले जरा ये सोच लेते हैं, क्या एरर हो भी सकता है? देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इंसान है। इंशाल्लाह रहने दीजिएगा, माशाल्लाह, बस आप काफी हो गया मेरे ख्याल। इंसान गलती कर देता है, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इज इट पॉसिबल कि कोई एरर हो गया हो और उस एरर का पता ना चला हो? देखिए, कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकाउंटेंट्स पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाद में फिर ऑडिट भी होता है। हर कंपनी के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि कोई इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग फर्म आती है, ऑडिट फर्म आती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनी होती हैं उनके रिकॉर्ड्स भी देखती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चेक करती है। इवन देन, क्योंकि ऑडिट 100% ट्रांजैक्शंस का नहीं पॉसिबल, ऑडिट हमेशा सैंपल बेस पे होता है। पूरे साल की जो ट्रांजैक्शंस हैं ऑडिटर 100% चेक कर ही नहीं सकता, टाइम लिमिटेशंस होती हैं। सैंपल बेसिस पे चेक करता है, तो हो सकता है उसने जो सैंपल चेक किया हो, सैंपल समझ आ रही, 10% ट्रांजैक्शंस, 5%, जितनी वो कर सके। अब सैंपल जो उसने सिलेक्ट किया है, हो सकता है उस सैंपल में वो ट्रांजैक्शंस आई ना हो जिनमें एरर मौजूद हो। तो 100% क्योंकि ऑडिट नहीं होता है, इसलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑडिट में भी वो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई ना हो सकें जिनमें मिस्टेक हो गई। तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, उनमें कुछ एरर्स रह गए, ऑडिट भी हो गई, शेयर होल्डर्स को पहुंच गई। कई साल बाद सपोज, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, आपके पास कोई पुरानी डॉक्यूमेंट्स नजर से दोबारा गुजरी, तो पता ये चला कि पिछले सालों में तो एरर हो गए थे। अगर ये सिचुएशन हो जाए, तो जिस करंट ईयर में पता चलेगा कि पिछले सालों में एरर हो गए हैं, उस करंट ईयर में हम कहेंगे कि प्रायर ईयर्स में एरर हुए हैं। क्या उन सालों में पता चल गया जिन सालों में एरर हुआ है? किस साल पता चला है? किसी अगले साल में जाके पता चला है कि पिछले सालों में अगर एरर हुआ है और उन सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स तक भी पहुंच गई थी, तो ऐसे एरर्स को बोला जाता है प्रायर पीरियड एरर्स। दीज आर दोज एरर्स, दोबारा जरा इंग्लिश में पढ़े आप लोग, मैं उसकी ट्रांसलेशन करता हूँ साथ साथ। दीज आर दोज एरर्स which were made in the financial statements of one or more prior periods but discovered in the current period after the publication of financial statements of the current period या those periods। करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी बन रही हैं और हमें इस करंट ईयर में पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरर अगर पता चल गए हैं, तो इस करंट ईयर में पिछले सालों के एरर्स को कहेंगे
प्रायर ईयर एरर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है सर? नेक्स्ट आप ये बताएं, अगर ये पता चल जाए कि पिछले सालों में एरर है, इंसान को ये पता चल जाए कि मैंने गलती की है, तो क्या उसे एक्नॉलेज करके ठीक कर देना चाहिए? कोई ऐसी बात नहीं, इंसान है, गलती अगर आइडेंटिफाई हो गई है तो हम अकाउंटेंट्स से उस पीरियड में एक्नॉलेज करेंगे जिस ईयर में आइडेंटिफाई हुई है, और उस एरर को ठीक कर देंगे जो एरर आइडेंटिफाई हुआ है। लेकिन जरा एक एग्जांपल के तौर पर जरा देख लें, 2015 में ये एरर फॉर एग्जांपल पता चला है कि 2001 की सेल ठीक नहीं थी, गलत थी, ओवरस्टेट थी, अंडरस्टेट थी। ये अंडरस्टेट भी हो सकती है, ओवरस्टेट भी हो सकती है, बेतहाशा गलतियां हो सकती हैं। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम 2015 में पता चला है कि 2001 की सेल ओवरस्टेट थी। क्या 2001 ही की सेल ठीक होनी चाहिए, या 2015 की सेल को ठीक कर देना चाहिए? 2010 की सेल में अगर मसला है, 2008 की सेल में अगर मसला है, 2014 की सेल में अगर मसला है, तो एरर किस साल ठीक होने चाहिए? इस साल में हुए हैं, प्रोस्पेक्टिवली ठीक होने चाहिए या रेट्रोस्पेक्टिव ठीक होने चाहिए? एरर हमेशा कैसे ठीक होते हैं? रेट्रोस्पेक्टिवली। नेक्स्ट लाइन बीच में शामिल करें, प्रायर ईयर एरर्स आर करेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब पिछले सालों में जाके ठीक होने चाहिए जिन सालों में गलत हुआ है। मसलन 2015 की सेल में लाए, इनकम स्टेटमेंट सेल, क्या वो ठीक है? 2015 की सेल ठीक है सर? कौन सी सेल गलत है? तो 2015 की सेल को ठीक कर दें। जो गलत ही नहीं है उसको ठीक क्या करें? किसको ठीक करना चाहिए? तो जिस साल की सेल या एक्सपेंसेस या एसेट्स या लाइबिलिटीज गलत हैं, उसी साल में जाके रिस्पेक्टिवली करेक्शन होनी चाहिए। तो रेट्रोस्पेक्टिवली हमेशा प्रायर ईयर एरर्स को ठीक किया जाता है। अब रेट्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है? आए मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं, 2015 में अगर हम हैं कंसंट्रेशन फुल, तो हो सकता है एक साल तो हम कंपैरेटिव दे रहे हो 2014, तो कंपैरेटिव ईयर कौन सा होगा? 15 में खड़ा हूं मैं, 14, लेकिन एरर वहां भी नहीं है, तो 14 की सेल में भी नहीं है, एरर ठीक होना चाहिए। 2001 की सेल अब कहाँ होगी? रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढें। अब 1 की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं, 15, 14, 13, आगे चले चले तो मेरे साथ साथ उधर निकल, बहुत दूर निकल जाएंगे हम, सफे पे जगह भी नहीं है इतनी, बनी मतलब। तो अब क्या हमारी जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स अगर मैं आपसे कहूँ 2014 की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो वो किस साल की क्लोजिंग होंगी? 13 की क्लोजिंग। क्या उसमें 2013 तक की इनकम एक्सपेंसेस का इफेक्ट आ रहा होगा? तो क्या 2001 की सेल का इफेक्ट भी आ रहा होगा? तो ये जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर होती है, इसमें हम पिछले सारे सालों की करेक्शन उसी तरह कर सकते हैं। जरा अपने सामने जरा चेंजेस इन इक्विटी रखें जो कल हमने बनाई थी, जरा अपने रजिस्टर में सर 120,000 होने जरा, 120,000 जो बैलेंस एज ऑन लिखा था हमने, ये किस साल तक का प्रॉफिट इस 120 में शामिल है? तक मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ, ये क्लियर है? 2001 का सिर्फ नहीं है, 2001 तक के सारे प्रॉफिट्स हैं जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो उस 2001 की जो फिगर है उसमें पिछले सारे सालों की करेक्शंस पॉसिबल हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 2015 में हैं, 14 अगर कंपैरेटिव बना रहे होंगे, तो 14 की जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी उसमें 13 तक के प्रॉफिट्स का इफेक्ट आ रहा होगा, तो हम 2001 की करेक्शन फिर रिटेन्ड अर्निंग्स के ओपनिंग में कर सकते हैं। आइडियली करेक्शन होनी कैसे है? रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब जिस साल गलती है उसी साल को ठीक करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? क्वेश्चन इंशाल्लाह शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ जरा नमाज की ब्रेक कर लें, फिर बाकी बात आके शुरू करते हैं। अप्रोक्सीमेटली फॉर 10 तक कोशिश करें, नमाज पढ़ गई है ना हम लोग, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, करने की कोशिश करें 4 10।
जर्नलिस्ट्स आ गए वापस? बैठे सर, बैठे प्लीज। ये प्रायर पीरियड एरर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अपने लफ्जों में बोल दो जरा, क्या होता है? वही होता है ना सर, वही होता है। प्रायर ईयर एरर्स को ठीक किया जाता है, प्रायर पीरियड एरर्स को कैसे? प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली? चले सर, इसके बाद इसी हेडिंग में नीचे डिस्क्लोजर्स लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। लेकिन ये हम फिर जब डिस्क्लोजर्स ऑफ एरर की तरफ जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएगा। प्रायर पीरियड एरर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, फिर जब डिस्क्लोजर्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। फिर इस पॉलिसी चेंज के डिस्क्लोजर्स होते हैं, प्रायर पीरियड एरर्स के भी शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर नोट्स में लिख के बताने होते हैं। तो मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, बस कर दें पहली बातें। होल्ड ऑन प्लीज। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग के नाम से क्वेश्चन आ रहा है, आए पढ़ना शुरू करें। पेज नंबर 236 का एंड है। हैव अ सीट सर। Mohani Manufacturing Limited is engaged in manufacturing of spare parts for the motor car assemblers. गाड़ियां असम्बल करते हैं जो, उनके लिए मोहानी मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। The audited financial statements for the year ended 31st December 2007 disclose that the profit and the retained earnings were 21 million and 89 million respectively. एक सेकंड के लिए जरा नेक्स्ट पेज पे रिक्वायरमेंट पे जाए जरा, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होना। Produce an extract showing the movement in retained earnings as it would appear in the statement of changes in equity for the year ended 31st December 2008. दोबारा पढ़ें, क्या बनाना? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में जो मूवमेंट हुई है वो शो करनी है। किस साल की? 2008 की। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जहन में लाएं, रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम होता है उसमें। अगर 2008 का एंड है तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इस साल का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1 जनवरी 8। कंपैरेटिव बनाना अगर हुआ 1 जनवरी 7, तो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाना हमने इस क्वेश्चन में। 2008 हमारा ईयर एंड है, ये ईयर एंड ज़हन में रख के जरा वापस आए पिछले पेज पे। फर्स्ट लाइन के एंड से शुरू कर लें। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2007 disclose the profit and retained earnings were 21 million and 89 million respectively. 2007 के एंड की बात हो रही है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद ऑडिट हो गया है, से मुराद कंपनी के अकाउंटेंट से फाइनल करनी है और ऑडिटर्स ने वेरीफाई भी कर ली है। ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स को जब वेरीफाई कर लेते हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिर ऑडिट बोलते हैं। लेकिन ऑडिट मैंने भी बताया आपको 100% ट्रांजैक्शंस का नहीं होता, सैंपल बेसिस पे होता है। तो बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लास्ट ईयर, प्रॉफिट लास्ट ईयर का था 21 मिलियन और लास्ट ईयर के एंड पे रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस था 89 मिलियन। 89 मिलियन को जरा गौर से अकाउंटेंट बनकर दोबारा देखें, उससे जरा देखें। इस 89 मिलियन में 21 मिलियन है, तो जाने दें यार। फॉर द ईयर का प्रॉफिट क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में होगा सर? होगा सर।
The draft financial statements for the year ended 30 for the year shows a profit of 15 million. अब for the year कौन सा? 8 का भी ड्राफ्ट है. ड्राफ्ट मीन्स अभी फाइनल नहीं है. 8 फाइनल हो रहा है. 7 फाइनल होके डिस्पैच शेयर होल्डर्स को हो गया होगा. तो फॉर द ईयर का प्रॉफिट है 15 मिलियन. ऐसे however the following adjustments are required to be made. प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो गया है, लेकिन फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स जो नीचे गिवन है हमें वो रहती हैं. ठीक है. नंबर 1, the management of the company has decided to change the method of valuation of raw material from FIFO to weighted average. हो सकता है सर. तो एक तो पॉलिसी चेंज है जी, FIFO से weighted average. IS2 में 2 मेथड्स अलाउड है. FIFO से weighted average में आना, क्या उससे स्टॉक की फिगर, स्टॉक की अमाउंट्स में कोई चेंज आ जाएगा? द वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी अंडर ईच मेथड इज एज फॉलोज. 2006, 7 और 8 के एंगल से आपको FIFO और वेटेड एवरेज की फिगर्स अवेलेबल है. पहले हम किस मेथड पे थे, अब हमें किस मेथड पे आना है? क्या कोई स्टॉक में डिफरेंस आना है? कैलकुलेटर पकड़ें. 2006 के स्टॉक में 31 दिसंबर 2006 के स्टॉक में कितना डिफरेंस आना है? डिफरेंस लिख के जरा डिफरेंस कैलकुलेट करके साथ टेबल के साथ ही रोज में लिखना जरा. 1.5 मिलियन से स्टॉक ने डिक्रीज होना है. और से देखें 2007 में 2.2 मिलियन से इंक्रीज होना है. कंसंट्रेट FIFO से वेटेड एवरेज में आना है, और 58.4 माइनस 4 मिलियन से स्टॉक ने डिक्रीज होना. तो लास्ट 3 इयर्स का डाटा 6, 7 और 8, और FIFO से वेटेड एवरेज पे जब आएंगे तो स्टॉक की फिगर्स बदल जाएंगी. क्या स्टॉक की फिगर्स चेंज होने से तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है? ये भी इंशाल्लाह डिस्कस भी करते हैं. कुछ होपफुली पुरानी चीजें भी आपको बीच में याद आ जाएंगी. तो फिलहाल बार ये डिफरेंस लिख लें, कितना कितना डिफरेंस है. 1.5, 2.2 और 4 मिलियन रिस्पेक्टिवली से चेंज आना है. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. एक पॉइंट और है. इन 2007 company purchased a plant for rupees 100 million. Depreciation on plant was recorded at 25 million instead of rupees 10 million. This error was discovered after the publication of financial statements for the year ended 31st December 2007. क्या ये प्रायर एरर है? किस साल डिस्कवर हुआ है? किस साल हुआ है? 2007 में, 8 में हुआ है, 8 में हुआ है, 7 में पता चला है. किस साल हुआ था? डिस्कवर करंट ईयर में हुआ है. प्रायर एरर. क्या 2008 में 8 के प्रॉफिट में ठीक होना चाहिए या 7 के? 7 के रेट्रोस्पेक्टिवली. जिस साल एरर हुआ है उस साल ठीक होना चाहिए. एक सेंटेंस और पढ़ें जरा. एरर इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल. अंडरलाइन करें सेंटेंस. ये सर एक अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी. एंड ऑफ वाला जो वर्ड है ना मटीरियल, ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट से जरा वर्ड थोड़ा शॉर्ट हुआ. इसका मीनिंग होता है सिग्निफिकेंट. ये कोई रॉ मटेरियल यहाँ नहीं लिखा हुआ. एरर इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल का मीनिंग है एरर इज कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट. ये लिख, मैं फिर बताता हूँ इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? मटीरियल मींस सिग्निफिकेंट. असल में अक्सर आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर पॉइंट्स में चले जाते हैं, और मैं आपसे कहता रहता हूँ यार राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ कर लो. आप कहते हैं सर ये नहीं है, वो है, वो है. मैं कहता हूँ यार यही एक ही बात है. तो असल में जब हम अकाउंटेंट से काउंटिंग करते हैं तो सिर्फ सिग्निफिकेंट चीजों को कंसिडर करते हैं. इनसिग्निफिकेंट अगर चीजें हैं तो उस पर टाइम वेस्ट करने के लिए आप और मुझ अकाउंटेंट्स के पास टाइम नहीं है. हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मटेरियल सिग्निफिकेंट चीजें ठीक हो जाएं, और इनसिग्निफिकेंट छोटी छोटी चीजें अगर फॉर एग्जांपल गलत हो भी जाएं तो जानबूझ के तो वो भी कोशिश नहीं करेंगे हो, लेकिन अगर हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता.
कौन से एरर्स नहीं होने चाहिए? मटीरियल नहीं होने चाहिए। मटीरियल मीन्स, अब ये सेंटेंस क्या है? इज दिस एरर मटीरियल और इमटीरियल? इसी के अगेंस्ट एक वर्ड होता है इमटीरियल। इम, आई एम के साथ मटीरियल। क्या बोला मैंने लफ्ज? इमटीरियल का फिर मीनिंग होता है इनसिग्निफिकेंट। ये कहीं जरा साइड पे कहीं लिख लो। तो अगर वो कहता है फॉर एग्जांपल दिस एरर इज इनसिग्निफिकेंट, इमटीरियल, तो फिर अगर हम इसकी करेक्शन ना भी करें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक एरर हुआ है और वो इमटीरियल है, इमटीरियल, इमटीरियल का मतलब इनसिग्निफिकेंट है, तो उसकी करेक्शन अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं। कौन से एरर्स नहीं होने चाहिए? मटीरियल एरर्स नहीं होने चाहिए। मटीरियल का मतलब सिग्निफिकेंट एरर्स नहीं होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन ना होती है, मेरी बात जरा सही सुनिएगा, जरा कंक्लूड करो मैं इसे जरा। अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन ना हो, ये आखिरी जो सेंटेंस हमने पढ़ा ये सेंटेंस ही ना हो, तो क्या हम ये अज्यूम करेंगे कि ये एरर इमटीरियल है या मटीरियल है? बाय डिफॉल्ट हम यही अज्यूम करेंगे कि सब कुछ सिग्निफिकेंट है, मटीरियल है, और अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता इमटीरियल है तो फिर इस एरर को ठीक करने की भी जरूरत नहीं है। अब मटीरियल उसने लिखा है, ना भी लिखा होता तब भी हम सिग्निफिकेंट मानते, लिखा हुआ तब भी सिग्निफिकेंट ही मानेंगे। लेकिन अगर वो इमटीरियल कह देता तो इस एरर को ठीक करने की जरूरत ही नहीं थी। कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए? और अगर हो जाएं तो फिर उनको ठीक भी होना चाहिए। तो क्या इसको ठीक करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है। और अगर ये लाइन ना भी लिखी हो तब भी हम सिग्निफिकेंट ही हमेशा अज्यूम करेंगे। जी नहीं नहीं, अब ये असल में तो ये ज्यादा का मतलब क्या है? नहीं नहीं, मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ। असल में देखिए सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट जो है ना, ये हमने कभी भी अपने एंगल से नहीं सोचना। ये सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट कंपनीज के एंगल से सोचना है। अगर मैं अपनी पॉकेट के एंगल से सोचूं तो आधा रुपया भी अगर गिर गया मेरा इधर उधर तो मेरी नींदें उड़ जाएंगी। आप माशाल्लाह अमीर लोग, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ज्यादा हूं ना असल में, तो वो भी हूँ साथ। तो अपने एंगल से नहीं सोचना, ये कंपनीज मिलियंस बिलियंस की ट्रांजैक्शंस अगर हो रही हैं, अगर बिलियंस में ट्रांजैक्शंस हैं तो मिलियंस भी इमटेरियल हो जाएंगे। अगर हम अपने एंगल से सोचने शुरू हो गए तो हर चीज ही सिग्निफिकेंट हो जानी है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है ये कंपनीज के एंगल से होती है। मसलन फॉर एग्जांपल कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बिलियंस में ट्रांजैक्शंस है, तो उसके लिए चंद हजार इवन चंद लाख भी शायद सिग्निफिकेंट ना हो। लेकिन एक कंपनी की टोटल सेल ही 5 लाख रुपए और 1 लाख की सेल उड़ गई है, तो 1 लाख की सेल उस कंपनी के लिए जो बिलियंस में ट्रांजैक्शन कर रही है उसके लिए इनसिग्निफिकेंट होगी। तो ये वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मैंने इसलिए कहा बाय डिफॉल्ट हम यही अज्यूम करेंगे कि हर अमाउंट सिग्निफिकेंट है, अनलेस एग्जामिनर को इंडिकेशन दे दे कि ये अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है। ये लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट है, ना लिखा होता तब भी सिग्निफिकेंट है, इमटेरियल लिखा होता फिर हम इसे इग्नोर करते। ठीक है। तो कंपनीज के एंगल से मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है, और सिग्निफिकेंट लेवल हर कंपनी के लिए फिर डिफरेंट भी होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सिग्निफिकेंट लेवल और होगा, और जो अगर कंपनी किसी का साइज कम है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थोड़ा, उसका सिग्निफिकेंस लेवल अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा। किसी की जेब में अगर 100 रुपया है और उसके 50 निकल जाए तो उसका तो 50% लॉस हुआ। और किसी माशाल्लाह जैसे आदमी के पास 5-7 अरब रुपया हो और 50 रुपए इधर उधर हो जाए, तो जितनी आप उसकी टेंशन लेके हमें डॉक्टर को फीस देंगे उससे बेहतर है कि रिलैक्स करें। जी सर, अब आ रही रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है जी? और सर जी रिक्वायरमेंट क्या है? हमने रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कुछ बातें पता नहीं आपने जिंदगी में पहले सुनी है या नहीं सुनी है, उसको पहले दोबारा अगर सुनी भी है तो सही रिवाइज कर। क्या स्टॉक के कम ज्यादा होने से प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आता है? ये सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हजरात कॉस्ट वगैरह में है वो तो शायद ही बाद में से कहीं सुन चुके होंगे थोड़ी सी, लेकिन जो हजरात अभी कॉस्ट तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये शायद आपने पीआरसी में कुछ सुना हो, लेकिन बार मेरे साथ एक दफा दोबारा सब लोग सही रिवाइज कर रहे हैं। क्या ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कोई इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिख रहा हूँ।
पहले समझना मकसद है। अगर आप जरूरत महसूस करेंगे कि फिगर्स लिखनी है तो जरूर लिख लीजिएगा, लेकिन पहले जो मैं बात कर रहा हूँ सही तरह अंडरस्टैंड कर लेना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा ध्यान में लानी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट लीजिए, कहां से स्टार्ट होती है? सेल्स की फिगर है सपोज 50 लाख। फिगर्स में अज्यूम करूंगा। नेक्स्ट हेडिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ट्रेडिंग बिजनेस हम अज्यूम करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट। ओपनिंग स्टॉक सपोज 1 लाख। परचेजेस सपोज 20 लाख। लेकिन परचेज रिटर्न्स अगर होती तो माइनस हो जाती। कैरिज इनवर्ड्स है, वो रहने दें, पता नहीं कहाँ सुना है, वो रहने ही देगा, ये सुना हुआ है। कैरिज इनवर्ड्स हो सकता है, लेकिन सपोज नहीं। क्लोजिंग स्टॉक सपोज 1,50,000। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ें। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं। 1950,000 21 लाख बनेगा ना। 21 लाख माइनस 1.5 लाख 19,50,000 सही है। मतलब सेल्स में से अभी क्या है 19,50,000 और सर जी क्या है सर? कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें जरा यार। मेरी इन फिगर्स की बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट बनता है सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल 30,50,000। अब ये मैंने आपके सामने फिगर्स लिखी हैं। अच्छा, अपनी तरफ से खुद से अज्यूम नहीं कर लेना, जो मैं बात कर रहा हूं बस मैं वही कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं, मेरे वर्ड्स गौर से सुनने हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लिखते हुए कम या ज्यादा हो जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, अमाउंट कम ज्यादा अगर हो जाए तो क्या प्रॉफिट इफेक्ट होगा? मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, क्वांटिटी नहीं, अमाउंट्स की बहस हो रही। मीन्स फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपके सामने इस वक्त वर्किंग करते हुए ओपनिंग स्टॉक 1 लाख अज्यूम किया और क्लोजिंग स्टॉक कितना अज्यूम किया? 150,000। लेट्स अज्यूम जब ये वर्किंग हो गई तो पता ये चला ये 1,50,000 की जो फिगर है ये सपोज सही नहीं है, सही फिगर है 1,75,000। खुद से कंक्लूड नहीं, आराम आराम से मेरी बात सुनिए। मैंने 1,50,000 लिखा था, सपोज बाद में हमें पता चला कि ये क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक असल में 1,75,000 वैल्यू का है। क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रहा हूं? अमाउंट की बात कर रहा हूं, यूनिट्स की कोई बहस नहीं हो रही। सपोज जो हमने वैल्यूएशन की थी क्लोजिंग स्टॉक की वो गलत हो गई थी 1,50,000, और जब रिवाइज वैल्यूएशन पता चली तो 1,75,000 असल फिगर है, एक गलती हो गई थी और करेक्शन कर रहा हूं। क्या करेक्शन के रिजल्ट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो रहा है? आप लोग कैलकुलेटर पकड़ें। अब अगर 1,75,000 की बेस पे ये फिगर दोबारा कैलकुलेट की जाए तो 1 लाख ओपनिंग स्टॉक है, 20 लाख परचेजेस हैं, माइनस अगर 1,75,000 करेंगे आप तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? 19,25,000 का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। फुल कंसंट्रेट करें याद रखें। क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रहा हूँ? क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है। सबने सॉल्व की है। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल अगर सेल में सब लेस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? 30,75,000। इन फिगर्स का मतलब ये है कि यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता नजर आएगा। क्या मैंने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया है? क्या क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से अल्टीमेटली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है? असल में हो क्या रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। कंसंट्रेट कर रहा, क्यों हुआ ये सारा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है
तो माइनस होने से, परचेजेस वगैरह में से माइनस होने से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है हिम्मत, और कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से और सेल एज इट इज रहने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कौन सा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा। अगर मींस हमें किसी क्वेश्चन में ये पता चले कि क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम था और हम बढ़ाएं, तो क्या हमारे क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ाने से प्रॉफिट भी बढ़ेगा? वाइस वर्सा सोचते हैं। लेट्स अज्यूम क्लोजिंग स्टॉक की फिगर 1,50,000 की बजाय 1,10,000 थी। अब मैं क्या कर रहा हूं? क्लोजिंग स्टॉक को कम करके चेक कर रहा हूं। कैलकुलेटर दोबारा उठाएं प्लीज, जरूर सॉल्व करें। करने दे बच्चों को सर। 1 लाख प्लस 20 लाख माइनस 1,10,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे गौर कीजिएगा, 19,90,000। क्या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है? क्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें। 3,0,1,0,0,0,0। वो आराम से बाद में देखिएगा, पहले फिगर सॉल्व कर लेना। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, आंसर आ रहा है 3,0,1,0,0,0,0। क्या मैंने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को कम किया है? क्या ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ है? तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट का प्रॉफिट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? किसी एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए, कम होने से कम हो जाए। क्या ग्रॉस प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से बढ़ा है और कम होने से कम हो रहा है? आई होप कि ऐसे कोई लिखने वाली भी बात नहीं है। क्या आपको अपनी आंखों पे यकीन आ गया है? क्या ये यकीन जहन में रहेगा? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के नीचे नोट पढ़ने 4-5, उसमें से पहला मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। क्लोजिंग स्टॉक है पेज नंबर 237। क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। क्या मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट? किसी क्वेश्चन में अगर हमें पता चले कि क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। गलती से बढ़ गया है, प्रॉफिट भी बढ़ा हो। लेकिन अब आ जाए जरा बोर्ड पे देखें, ओपनिंग स्टॉक के साथ जरा बहस करते हैं। ना कीजिएगा, ना करें ऐसा। जहां टाइम बचाना है वो मुझे बचाने दीजिएगा, और प्लीज अदरवाइज आप कंसंट्रेट करें। अब लेट्स अज्यूम एवरी अदर थिंग इज सेम एक्सेप्ट ओनली इज कि ओपनिंग स्टॉक जो है ये 1 लाख की बजाय सपोज 90,000 सही फिगर है। कैलकुलेटर पकड़ा, 90,000 की बेस पे जरा रिवाइज वर्किंग करें। 90,000 प्लस 20 लाख माइनस 150, 1940। अब आगे जाने से पहले जरा ये देख लें, मैंने 90,000 अगर लिखा है तो ओपनिंग स्टॉक मैंने कम किया है। ओपनिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल तक अभी आए हम। कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई। प्लीज प्लीज हिम्मत। ओपनिंग स्टॉक मैंने कितने से कम किया है? 10,000 से। कॉस्ट ऑफ सेल भी कितने से कम हुई है? अब आए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सर 50 लाख में 3,0,6,0,0,0,0। क्या मैंने ओपनिंग स्टॉक को कम किया है? कितने से कम किया है? क्या कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हुई है? लेकिन अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट के अगर एंगल से देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से बढ़ गया है। क्या कम हुआ है? अल्टीमेटली क्या बढ़ गया है? ओपनिंग स्टॉक के कम होने से, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट के कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। सीधा प्रॉफिट के साथ देखें, और डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बढ़ गया होगा? कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से। ओपनिंग स्टॉक मैंने कम किया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने का मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स है। अदरवाइज वैसे ही सोच लें, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा करूंगा, जरा देखें ना, गौर से देखें, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा करने से क्या होगा? परचेजेस में ज्यादा ऐड होने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से क्या होगा? तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको पता चले कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया है
तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो सेकंड सेंटेंस पढ़ें। सबको पता है कहाँ ये सेंटेंसेस लिखे हैं, कहाँ है ये सेंटेंसेस? पेज नंबर बता दें, 237 में हेडिंग बता दें, पॉइंट टू रिमेंबर लिखा कहाँ हुआ है, रिक्वायरमेंट के नीचे लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। अब मेरी तरह जरा देख के बोल दें, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया होगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर कम हो गया होगा तब भी प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा। ओपनिंग इनवर्स, यस सर, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक अगर कम हो गया होगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा। थर्ड पॉइंट उधर से पढ़ें, क्लोजिंग स्टॉक द प्रीवियस पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। आई होप कि ये तो कोई टेक्निकल बहस नहीं है, लेकिन दोबारा सोचते हैं कि पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनना है, देख लें, सोच लें। देन सेंटेंसेस पूरे कर लें। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड, अब असल में हमने रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम बनाने हैं काफी सारे, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिविडेंड्स ना हो तो फिर हम डिविडेंड्स इग्नोर करके कॉलम वैसे ही बना देंगे जैसे कल भी बनाया। लेकिन क्या डिविडेंड होता नहीं? हो सकता है, अगर ना हो, बताया ना हो तो हम इग्नोर कर दें। लास्ट सेंटेंस कल भी बात हुई थी, दोबारा पढ़ना है। इवन इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट बट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, देन ऑलवेज प्रिपेयर एट लीस्ट 1 ईयर कंपैरेटिव फिगर्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज वेल का मतलब बता दो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो बनाना ही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में तो बनाना ही है, चेंजेस इन इक्विटी में भी बनाना है, बाकी कंपोनेंट्स में तो बनाना ही बनाना है, कहाँ भी बनाना है। ठीक है सर। अब आए इस सारी बहस के बाद ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है इसकी तरफ आए। एनी बार कंफ्यूजन, मेरी किसी बात में कंफ्यूजन रह गई है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेडिंग लिखे जी, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स for the year ended 31st December 2008। यकीनन चेंजेस इन इक्विटी में इक्विटी के कंपोनेंट्स के कॉलम होते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर एक ही कॉलम रिक्वायर्ड है तो टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं है। रुपीज इन मिलियंस में डाटा है, मिलियंस में ही सॉल्व करें, थाउजेंड्स में हो तो थाउजेंड्स में करें। कुछ कंफर्टेबल है बस इन चीजों से? मिलियन, थाउजेंड्स। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बस ये जहां पहुंचे हेडिंग लिख के हाफ पेज इसके नीचे काफी रहेगा। पहले जरा जो मसले नजर आए हैं उनको जरा एक थोड़ा सा वर्किंग में एक्सप्लेन करना, जरा आधा को सफा सफिशिएंट रहेगा, तो हाफ पेज के नीचे आ जाए, हेडिंग लिखें वर्किंग। अब डेफिनेटली अभी मेरे साथ आपको 2-3 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद फिर आपको आइडिया होगा इंशाल्लाह खुद से कि क्वेश्चन को किस तरतीब से सॉल्व किया जाता है। फिलहाल अभी एक एग्जांपल पहले हो गई है, एक मैं भी कर रहा हूँ, एक आप शायद और करूंगा अभी, तो उसके बाद फिर फाइनली इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। मैं वर्किंग डेफिनेटली अब कर इसलिए रहा हूँ कि नीचे पेज नंबर 236 के एंड में आ रहा, उसमें 3 अफेक्टेड ईयर्स हैं, उसी तरह जिस तरह हमने कल कुछ वर्किंग की थी इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी वाली, क्या इफेक्ट से प्रॉफिट पे क्या होना है, अकॉर्डिंगली पहले उस तरह से वर्किंग कर रहा हूँ। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी,
किस मेथड से किस मेथड पे आ रहे हैं? 5-4 से वेटेड एवरेज। हेडिंग बना लो वर्किंग्स में, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। कल जो हम एग्जांपल करे तो उसमें रिक्वायरमेंट्स थी अलग अलग। आज रिक्वायरमेंट तो एक ही है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ हम वर्किंग्स में पहले अपने सामने फिगर्स रखेंगे, जिनको फिर इंशाल्लाह यूज करके अपने एक्सट्रैक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। इकट्ठे हैं सारे? बस आप हेडिंग लिखिएगा और प्लीज जरा रुक जाइएगा, बात समझ लेंगे तो इंशाल्लाह लिखना कोई इशू नहीं है। हमारे बेटा इफेक्टेड ईयर्स हैं 2006 है, 7 है, 8 है। आराम से पहले तसल्ली से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 पे पहले मैं फोकस रख रहा हूं, तो पेज के एंड पे जो आपके टेबल बना हुआ है, पेज नंबर 236 है शायद, उसके एंड पे आ जाए जरा। किस किस साल के स्टॉक्स में चेंज आ रहा है? 6, 7, 8। इन सालों के क्लोजिंग स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है, वो फिगर्स लिखवा दो जरा। 1.5, 2.2 एंड 4। यकीनन स्टॉक कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं, वो बहस इंशाल्लाह आपके साथ अभी करता हूं। पहले मैंने आपके सामने वर्ड बोले हैं कि चेंज कितना आ रहा है वो मुझे बता दो। सही फिगर्स है? आप जरा एक सेकंड बोर्ड पर देखो। 2006, 7 और 8 रिस्पेक्टिवली में क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो रहा है ऐसे। अब जरा 6 में आ जाएगा, बोर्ड पे देखना बस, अब बाकी बातें बोर्ड पे। अगर 2006 का क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो रहा है तो क्या 2006 का ओपनिंग स्टॉक भी चेंज होगा? आपने यकीनन सही बात की है, लेकिन मैंने अगर कोई गलत की तो बता तो दे। क्या 6 का अगर क्लोजिंग चेंज होगा तो ओपनिंग ऑफ 6 भी चेंज होगा? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या अगर 6 का क्लोजिंग चेंज होगा तो अंडरस्टूड बात है कि 7 का ओपनिंग चेंज होगा। क्या क्लोजिंग ऑफ द लास्ट ईयर becomes opening of the next year? तो क्या अगर हम क्लोजिंग ऑफ 2006 चेंज करेंगे तो उतने से ही जितना क्लोजिंग चेंज करेंगे 2007 का ओपनिंग भी चेंज होगा? अजम्पशन ले रहा हूं या सीधी से शायद बात है? क्या क्लोजिंग ओपनिंग बनता है? क्या एक अंडरस्टूड सी बात है? 6 में भी कुछ चेंज है। 6 का ओपनिंग कब चेंज होना था? अगर 5 में कोई चेंज होती उसकी इंफॉर्मेशन नहीं, तो वहां मैंने डैश लगा दिया। 6 में जो चेंज आ रहा है 1.5, क्या वो 7 के ओपनिंग में भी चेंज आएगा? 6 का क्लोजिंग 7 में ओपनिंग बनेगा। अब आ जाए 7 में। 7 का क्लोजिंग अगर 2.2 मिलियन से चेंज हो रहा है तो क्या 8 का ओपनिंग भी चेंज होगा? कितने से? 3.7 से? बता जाने दो यार। क्लोजिंग 2007 का 7 के एंड पे जो चीजें पड़ी होंगी उनकी वैल्यूएशन, क्या ओपनिंग चेंज होगा 2.2 से अगले साल का, या 1.5 भी साथ शामिल हो जाएगा? असल में कुछ गुड्स है ना, कुछ गुड्स हैं जिनकी वैल्यूएशन पहले और हुई है। हमने चले क्वेश्चन देख लें। 2007 में फाइफो के मुताबिक 100 कितना आ रहा है? फाइफो के मुताबिक 100 कितना आ रहा है? 7 7 7 7 7 42.3। पहले क्या यही 42.3 फुल कंसिडरेट यहाँ पे, क्या यही 42.3 एज इट इज 2008 में ओपनिंग बना होगा? क्या पहले फाइफो के मुताबिक 42.3 जो 7 का क्लोजिंग है वही 2008 में जाके ओपनिंग बना होगा? अब मैं 2007 के स्टॉक में कितना चेंज कर रहा हूं? 2.2। तो क्या वो 2.2
फिर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी चेंज करेगा, 2.2 चेंज करेगा। इसी तरह 2008 के एंड पे आया, 2008 के एंड में 58.454 मेथड से पहले बना हुआ है। लेट्स अज्यूम 2009, अब डेफिनेटली उसमें हमने करना नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या 58.4 अकॉर्डिंग टू द FIFO जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बना होगा अकॉर्डिंग टू FIFO। तो अगर फॉर एग्जांपल बोर्ड में देखें 2008 का क्लोजिंग अगर 4 मिलियन से चेंज हो रहा है, तो क्या 2009 का ओपनिंग स्टॉक 4 मिलियन से चेंज होगा? फाइनल कर दें कैंडी, 2008 में ओपनिंग स्टॉक कितने से चेंज होगा? एनी कंफ्यूजन? यहां तक नोट करो। सर मैं सर वो है नहीं सर आपके सामने। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कुछ सवाल आने लगा है, पता चला इसी आने लगा। ये जरा कोई पता नहीं अब इसमें चलना आपसे, ये कोई नीचे से कोई बैठ जाए, एक मिनट मैं बुलाता हूँ। ये कोई टी है जी नीचे? तो नीचे वाले रूम में कोई टी है बैठा? मिस्टर टी है नॉट इंटरेस्टेड? नहीं मेरे वाला ना चलाओ, ये किसी को जरा भेजिएगा जरा कंडी इसी तरफ पर चलवाने में। चलो बैठे बाकी पहले तो फाइन। बेटा क्लोजिंग ने ओपनिंग बनना ना, क्लोजिंग ने ओपनिंग बनना है, क्लोजिंग स्टॉक ने ओपनिंग बनना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ने तो बेटा ओपनिंग नहीं ना बनना। इस क्लोजिंग स्टॉक में पहले ही ओपनिंग का इफेक्ट आ रहा होगा ना अगर है तो। हर साल के एंड पे, हर साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक्स के यूनिट्स पहले काउंट होते हैं और फिर उन यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट होती है। हर साल के एंड पे ओपनिंग से क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हर साल के एंड पे दोबारा यूनिट्स के एंगल से पहले काउंट होता है, फिर अकॉर्डिंग टू द FIFO या वेटेड एवरेज जिसकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। और अगर आपके जहन में आ जाए पूरी बात तो फिर उन यूनिट्स की कॉस्ट के साथ साथ उनकी NRV कैलकुलेट होती है। NRV किसे कहते हैं? और फिर उनमें से लोअर सिलेक्ट होता है। हर साल के एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है जो फाइनल हो जाएगी वो फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगी। असल में ये पॉलिसी चेंज हुई किस साल में, जरा ये बतानी फाइनली पड़ गई। ये हमने 8 में कुछ चेंजेस की हैं या 6 और 7 में चेंजेस हो गई थी? 8 में चेंजेस हो रही हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली चेंजेस हो रही हैं। तो पिछले सालों में जो करेक्शंस हैं वहां से हम FIFO वेटेड एवरेज की तरफ, FIFO से वेटेड एवरेज में आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर क्लोजिंग स्टॉक्स चेंज होने से ओपनिंग स्टॉक्स बदल जाएंगे। जी फुरकान साहब अभी मैंने सिंपली ये बात की है, मैं बार बार एक ही लफ्ज बोली जा रहा हूँ, चेंज 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 और चेंज। चेंज मीन्स क्या होता है जी? तब्दीली मीन्स क्या होता है? अकाउंटिंग में तब्दीली मीन्स होता है इंक्रीज भी तब्दीली हो सकती है और डिक्रीज भी। मैं उस चेंज की बात नहीं कर रहा, वो चेंज तो आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है कि वो क्या थी, लेकिन मैं चेंज मीन्स, चेंज की इंग्लिश से उर्दू में अकाउंटिंग पढ़ने से ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि यहाँ चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। डेफिनेटली फाइनली अब हम ये देखेंगे कि इस चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज की चेंज से हमारे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ना है। फिलहाल मैंने सिंपली आपके सामने क्या बात रखी, लेट मी ट्राई टू कंक्लूड। मैंने आपसे पूछा क्या क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आ रहा है? आपका जवाब क्या था? आ रहा है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपसे पूछा कितना 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 चेंज आ रहा है, आपने मुझे लिखवा दिया। नेक्स्ट मैंने आपसे ये सिर्फ पूछा कि क्या अगर क्लोजिंग चेंज होगा तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग चेंज होगा? वो मैंने फिगर्स लिखी, चेंज होगा। अब आए, असल में हमें अब करना ये है कि ये जो चेंज है क्या इस चेंज से प्रॉफिट इफेक्ट होगा? चेंज से प्रॉफिट इफेक्ट होगा? बस ये फाइनल हमारा डिसीजन है और इसके लिए इधर आपको कंसंट्रेशन चाहिए। बात नई जरूर है लेकिन काम कंसंट्रेशन से अगर आप रखेंगे, अगर कंसंट्रेशन आप जहन में रखेंगे, कंसंट्रेशन से सोचेंगे तो इंशाल्लाह काम हमारा इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। वंस अगेन लिखने की बहस नहीं है, 2-3 मिनट जरा सोचना शुरू कीजिएगा।
1.5 से शुरू करें। अब जरा दोबारा क्वेश्चन सामने रखना पड़ना है। 1.5 से 2006 का क्लोजिंग स्टॉक, काइंडली सवाल मेरा रहने दें, जवाब आपने सोचा। हो सकता है मेरा सवाल ही वो ना हो जो आप सवाल बना रहे हैं, और मैं जानबूझ के आपको झंझोड़ने के लिए, आपको जगाते रहने के लिए हो सकता है सवाल बदलता रहूं। क्या 2006 का क्लोजिंग स्टॉक 1.5 मिलियन से बढ़ रहा है, कम हो रहा है? क्या 2006 का क्लोजिंग स्टॉक 1.5 मिलियन से कम हो रहा है? क्या क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से 2006 का प्रॉफिट कम हो जाएगा? क्या क्लोजिंग स्टॉक का या प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनवर्स है? ये दो सेंटेंसेस अब अप्लाई होने हैं यहाँ, वो जो पॉइंट टू रिमेंबर में पहले दो हैं, बार बार उन्हीं की बात होनी है, जरूर देखिएगा। पहले या मेरी तरफ देख के सजेस्ट कर दे मुझे, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट है, और इन ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स है। आप छा गए हैं, लेट्स ट्राई टू अप्लाई। 1.5 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक कम होने की वजह से 2006 का प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं अभी आपके सामने ये फिगर्स के साथ कुछ ब्रैकेट्स लगाऊंगा प्रॉफिट की कमी को शो करने के लिए। मेरी ये ब्रैकेट स्टॉक की कमी के लिए नहीं है। मैं फाइनली ये जो ब्रैकेट्स लगाऊंगा या कहीं नहीं लगाऊंगा तो प्रॉफिट के इंक्रीज डिक्रीज होने के एंगल से लगाऊंगा। क्या क्लोजिंग स्टॉक 1.5 मिलियन से कम हो रहा है इस साल का? क्या 6 का प्रॉफिट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा? मैंने ब्रैकेट किस एंगल से लगाई है? प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी नहीं, बात आगे बढ़ने दें। 2007 में आ जाए। क्या 2006 का क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा था? देयरफॉर क्या 2007 का ओपनिंग स्टॉक 1.5 मिलियन से कम होगा? आपने अपने अपने आंसर सोचे हुए हैं, मेरे सवाल वो नहीं है। क्या 2006 का क्लोजिंग स्टॉक 1.5 मिलियन से कम हुआ था? देयरफॉर क्या 2007 का ओपनिंग स्टॉक 1.5 मिलियन से कम हुआ है? ओपनिंग स्टॉक 1.5 मिलियन से 2007 में कम हुआ है। क्या ओपनिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा? ये जो इस तरह का हरकतें करी ना मैंने, ये सिर्फ मैं आपके बिहाफ पे कर रहा हूँ। आपने अपने जहन में एक जंग लड़नी है, जो आपके जहन में हो रहा है ना वो मैं कर रहा हूँ मुंह से कभी, लेकिन इंशाल्लाह बनी हो। असल में आप मेरे साथ साथ नहीं ना चल रहे। क्या 2006 का क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है? जितने से आप क्लोजिंग स्टॉक 2006 का कम होगा उतने से ही प्रॉफिट पे जंप नहीं लगानी अभी, उतने से ही क्या ओपनिंग स्टॉक कम होगा? ओपनिंग स्टॉक की जितनी अमाउंट है उसने आगे जाना है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 मिलियन से कम कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी 1.5 मिलियन से कम होना है। अभी स्टॉक की बात हुई है, तो क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2007 1.5 मिलियन से कम हो जाएगा? अब आगे सोचें, क्या ओपनिंग स्टॉक 1.5 मिलियन से अगर कम होगा 2007 में तो 2007 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा? वो क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स है। ओपनिंग स्टॉक कम होगा और ओपनिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। स्टेप बाय दोबारा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है 2006 का, 6 का 7 पे अभी मैं आई नहीं। देयरफॉर 2007 का ओपनिंग स्टॉक कम होगा। 7 का ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। मेरी ब्रैकेट्स क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं? प्रॉफिट का डिक्रीज। इस 1.5 पे मैं ब्रैकेट क्यों नहीं लगाऊंगा जो 2007 में लिखा हुआ? क्या कम हुआ, देयरफॉर क्या बढ़ गया? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? 1.5 2007 में टिक एज इट इज आएगा।
एक मिनट अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ मिला लें। एनी कंफ्यूजन सर? 2007 के क्लोजिंग पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 236 एंड क्या 4 मिलियन से, सॉरी 2.2 मिलियन से, सॉरी 2.2 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2007 बढ़ रहा है? क्या क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा? ब्रैकेट दोनों पे नहीं लगेगी। 2007 में ओपनिंग स्टॉक के कम होने से भी और क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से भी प्रॉफिट बढ़ेगा। 2008 पे जा रहा हूं, चला जाऊं यार? अब 2007 का क्लोजिंग गेम ऑन है। 2007 का क्लोजिंग स्टॉक 2.2 मिलियन से बढ़ रहा था, देयरफॉर 2008 का ओपनिंग स्टॉक 2.2 मिलियन से बढ़ गया है। क्या ओपनिंग स्टॉक 2008 का बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा? दोबारा जल्दी से, 2007 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, देयरफॉर 2008 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा। ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से, प्रॉफिट कम होने से मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। इसका मतलब ये होगा जब मेरा दिल करेगा ब्रैकेट तब लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट सर आप कंक्लूड कर दें, 4 मिलियन का क्या करूं? नहीं ब्रैकेट रहते थे, पूरा बोल 4 मिलियन से क्या हो रहा है? क्या कम हो रहा है? नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, जिसके कम होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ब्रैकेट क्यों लगा दिए? प्रॉफिट कम हो जाएगा। इट मींस, एक सेकंड बोर्ड पे देखें, फाइनली 2006 में 1.5 मिलियन से प्रॉफिट कम होगा, 2007 में 3.7 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ेगा और 6.2 मिलियन से प्रॉफिट डिक्रीज होगा 2008 में। आई रिक्वेस्ट 1 मिनट अगर इंडिविजुअली सोच के लिखें तो कोई इशू नहीं, बाद में चेक कर लेंगे किधर गया बोर्ड से, किधर गया बोर्ड से, इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगा। लेकिन अपने ज़हन को प्लीज अप्लाई करें, कोई इशू नहीं है। गलत हो जाएगा तो 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। कोशिश कोशिश अपना 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 नहीं, साथ वाले को नहीं पता, वो अवेलेबल नहीं है, उसका नंबर एंगेज जा रहा है। मेरा सफा फिर एंड हो गया। वो सफा एंड से तो नहीं शुरू करता, जब मेरी नजर पड़ती है आखिरी लाइन में होता है। ठीक है ठीक है, चेयर पलट लो, बैठा रहो। इसमें बेटा, इसमें नहीं फायदा, काइंडली इसका प्लीज कोई फायदा नहीं है, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, वो कट के ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये खुद से गलत ना हुआ तो फिर वहां खतरा है कि पहली दफा वहां गलत हो जाए, तो कोई इशू नहीं है। और ये कोई पैनल डिस्कशन सोल्यूशन नहीं है, मीटिंग कॉल होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हो रहा है, अभी रहने दें, मतलब इंशाल्लाह ठीक है। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स से मुझे पूरी उम्मीद है कि सोचा है, फाइनली मेरे साथ चेक कर लें, मेरी कोई गलती तो नहीं है। कंप्लीट करें सर, टाइम जरा लिमिटेड सा रह गया, थोड़ी सी बात जरा कंप्लीट कर लें। मैंने इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, ऊपर हेडिंग कंप्लीट करें जी, ऑन प्रॉफिट। हम असल में चेक करना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी चेंज से प्रॉफिट पे क्या होगा, तो ये प्रॉफिट पे इफेक्ट ले रहा हूं मैं।
स्टॉक बढ़े कम हो, उसका इफेक्ट हमें प्रॉफिट पे पता होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रॉफिट को अकॉर्डिंगली ठीक करना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से मैंने ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं ताकि फाइनली प्रॉफिट के एंगल से पता चल जाए प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ब्रैकेट्स मैंने जो लगाई हैं ये प्रॉफिट के एंगल से लगाई, और डेफिनेटली ब्रैकेट हम तभी लगाते हैं अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट अच्छा लग रहा है। ये कंप्लीट कर रहे हैं सर आप टेबल, जैसे ही नजर आया पूरा हो गया। 3 द ब्रैकेट थे। बहरहाल सर आई होप के एवरीबॉडी इज क्लियर, लेकिन आई रिक्वेस्ट काइंडली दोबारा इंडिविजुअली घर सोचना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो आप समझे हैं, टाइम अभी है। पॉइंट नंबर 2 सर, अगर यही रिवीजन है तो इसको रहने दें। पॉइंट नंबर 2, एक एरर भी है सवाल में, इफेक्ट ऑफ एरर, उसकी भी एक छोटी सी लाइन लिखना जरा, नेक्स्ट लाइन लिखे वर्किंग्स में, इफेक्ट ऑफ एरर, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर ऑन प्रॉफिट। ये कौन सा सवाल अफेक्टेड है जी? 7 है, 8 है, 6 है, सिर्फ 7 है। अगर मैं कहूँ सिर्फ 7 है तो पैराग्राफ पढ़ के बताएं सही कह रहा हूँ? पर देखें जरा गौर से, क्या एरर सिर्फ 7 में है? सिर्फ 7 में क्या एरर है? पढ़ ले, आराम से पढ़ ले। एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज है या कम चार्ज है? एक्स्ट्रा चार्ज है, कम चार्ज है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक सेकंड अजान हो रही है, आप कंप्लीट करें जरा, अपना ज़हन को लड़ाएं। कोई नहीं, अंग्रेजी में कोई इशू नहीं, जो दिल करता लिखें, खामोशी से कोशिश करें। जी, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज टू बी रिवर्स्ड। थोड़े से बढ़ मेरी तरफ से साथ लगा लें, ये ठीक है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज है जिसे हमने रिवर्स करना है। कितनी फिगर है जी? 25 माइनस 10, कितने की बजाय कितनी चार्ज हुई हुई? तो 15 डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी है, उससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज इन प्रॉफिट या डिक्रीज इन? सोच लें, इंक्रीज इन प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। Any confusion? चले इस फिगर्स बस प्लेस करनी, इंशाल्लाह वो कल कर लेंगे। आप लोगों ने टेस्ट की तरफ मेरा ख्याल है रिव्यू नहीं किया अभी तक। सर ही देखें, हो सकता है कि आप टेस्ट को ऑप्शनल समझें, लेकिन बिलीव मी ऑप्शनल चीजें नहीं है। जब तक आप इंडिविजुअली कोशिश नहीं करेंगे
ये चीजों पे ग्रिप नहीं बनेगी। जरूर कल तक टाइम निकालें। क्या मेरी आवाज सबको आई है? प्लीज जरूर टाइम निकालें। दे दिया जिन्होंने जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल सब कह देंगे हमने दे दिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ शेयर हो गया बेटा? जी नुमान साहब एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर कल दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ अगर इशू रह गया। आप लोग ये काइंडली रिवाइज करिएगा जो आज हुआ है, इंशाल्लाह कोई मसला आएगा तो कल दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट। ये बेटा कर लेते हैं, लेकिन काइंडली कल या परसों तक मैक्सिमम दे दें। अगर अभी थोड़ी सी रिवीजन रहती है तो कर लें, लेकिन मैक्सिमम परसों तक दे दें। जी सिकंदर साहब बात कर लें जो करनी है। नमाज के लिए इकट्ठे हो जाएगा, जमात होगी हुई तो रुक जाइएगा, मैं आ रहा हूँ। जी सिकंदर साहब, एनी प्रॉब्लम है फिर? जी आज की रिवीजन मेरी तरफ से यही है, लेकिन टेस्ट को टाइम दें। सर जी फाइनेंशियल चार्जेस लायबिलिटी में आते हैं अगर वो पेएबल हो तो। अगर लायबिलिटी पेएबल हो तो फिर फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल आते हैं। वो मैंने आपसे उस दिन भी बात की थी। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो पेएबल हैं, लिख भी सकते हैं, और ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि वो पे हो गए हैं, और देयरफॉर फिर नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है सिकंदर? तो ऑक्टागन वाले सवाल में क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अगर नहीं लिखेंगे तो अज्यूम्ड है कि वो पे हो गए हैं। जी 10 जी सर जी 10 से नहीं होगा यार, जितने से डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे उतने से ही प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है पैसा 10 नहीं 15 होगा। अल्लाह हाफिज। अगर किसी पिछले पीरियड में आपने जब पेमेंट किया है